सास, बहू और ताबीज। सुप्रिया का रोज किसी न किसी बात पर अपनी बहू तारा से झगड़ा होता ही रहता। दोनों स्वभाव से जिद्दी और अड़ियल थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहता था। फिर एक दिन, तारा कहाँ मर गई थी तू अभी तक? सुबह से शाम हो गई, घर में इतना काम पड़ा है, ये सब छोड़कर कहाँ मौज मस्ती करने गई थी? आपके घर के सारे काम करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा। आप भी तो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने जाती हैं, तब तो मैं आपको नहीं टोकती। अरे मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। सास है तो क्या मुझे चैन की सांस नहीं लेने देंगी आप? बहुत जबान चलने लगी है तेरी आजकल। आने दे मेरे बेटे को घर पर, फिर देख तेरी कैसे क्लास लगवाती हूँ। आपके पास और काम ही क्या है? बाहर पड़ोसियों से मेरी बुराई करना और घर में पति से। हाँ तो अब तेरा काम भी तो ऐसे ही होते हैं ना। तारीफ के लायक कोई भी काम किया है तूने आज तक? बस जुबान चलवा लो, कैंची से भी तेज चलती रहती है। सिर्फ जुबान ही नहीं, हाथ पैर भी चलते हैं, जिनकी वजह से आपको घर में इतनी सफाई देखने को मिलती है, वरना आपको तो अपनी किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं मिलती। तो कहना क्या चाहती है? घर का क्या सारा काम तू खुद अकेले करती है? तो और क्या नौकरानी करती है? इसी तरह तारा और सुप्रिया में आए दिन लड़ाई होती। दोनों के दिन की शुरुआत ही एक दूसरे से लड़कर शुरू होती और लड़कर ही खत्म होती, मानो ये अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हो। शाम को तारा का पति वैभव घर आता है। वैभव को देखते ही उसकी माँ सुप्रिया उसके पास आती है और कहती है, बेटा वैभव, अच्छा हुआ जो तू आज जल्दी घर आ गया। देखना तेरी बीवी सुबह से मुझसे लड़ी जा रही है। माँ की बातें सुनकर वैभव तारा को जोर जोर से आवाजें देने लगता है। क्या हुआ जी, इतना चीख क्यों रहे हो? तारा, तुमने आज फिर माँ से लड़ाई की? अरे लड़ाई मैंने नहीं की, शुरुआत पहले इन्होंने की थी। समझा दीजिए अपनी माँ को। मुझे कहीं भी आते जाते टाइम टोके नहीं, वरना मैं अपना सामान बांधकर मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर तारा वहां से चली जाती है। ये सब क्या चल रहा है माँ? किसी दिन मैं आप लोगों के चक्कर में जरूर पागल हो जाऊंगा। आप लोग कभी प्यार से क्यों नहीं रहते? अरे वो हमेशा मेरी बातों का उल्टा जवाब देती है बेटा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तो आप उसे ताने मारती ही क्यों है माँ? वाह बेटा वाह, तुझे मेरे ताने दिखते हैं, उसका बात करने का तरीका नहीं दिखता। देखा नहीं वो किस तरह से बात करती है मुझसे। मुझे माफ कीजिए माँ, मुझे आप दोनों के बीच में पड़ना ही नहीं है। आप दोनों ही एक जैसे हो। इतना कहकर वैभव वहां से चला जाता है। वैभव के जाने के बाद सुप्रिया सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन सुप्रिया को पता चलता है कि उनके गांव में एक महात्मा ठहरे हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं। तो सुप्रिया भागते हुए उन बाबा का पता ढूंढने निकल पड़ती है। इस बात की खबर जैसे ही तारा को चलती है, वो भी उस बाबा की खोज में निकल पड़ती है। अगले दिन सुबह, आज तारा और सुप्रिया दोनों ही बहुत अच्छे मूड में होती है। ना सुप्रिया तारा को देखकर कोई ताना मारती है, ना तारा अपनी सास से बेवजह उलझती है। दोनों मिल बांटकर रसोई में काम करती हैं। भाई तारा, जरा मुझे वो चाय पत्ती पकड़ाना। ये लीजिए माँ जी, क्या आप मेरे लिए भी चाय बना देंगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों का रिश्ता भी निखरने लगता है। ऐसे ही देखते 3 महीने बीत जाते हैं। आजकल ये मैं क्या देख रहा हूँ? अचानक आप दोनों के बीच इतना प्यार कैसे हो गया? एक दिन था जब कभी माँ आप तारा को ताने देते देते नहीं थकती थी, और तारा, तुम पहले तो कितना उलझती थी माँ से, तो अब ये अचानक क्या हो गया आप दोनों को? अरे यह सब तो एक बाबा का कमाल है, जिसने मुझे ये ताबीज दिया था। सुप्रिया के हाथ में बंधा ताबीज देखकर तारा चौंक जाती है। ये ताबीज तो उस बाबा ने मुझे भी दिया था, आपको अपने वश में करने के लिए। इसका मतलब तू भी उस बाबा से मिलने गई थी? आपकी हरकतों की वजह से ही मुझे जाना पड़ा था। ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो आप लोगों की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। सुप्रिया वैभव को सारी बात बताते हुए कहती है, अरे जैसे ही मुझे पता चला कि हमारे गांव में जाने माने तांत्रिक बाबा आए हुए हैं जो वशीकरण करना जानते हैं, तो मैं बिना देरी किए उनके पास चली गई और बहू को अपने वश में करने की इच्छा उनके सामने रखी, जिससे ये मेरी हर बात माने। बाबा,
मैं अपनी बहू से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। वो मेरी एक बात नहीं मानती। आप कुछ ऐसा कीजिए बाबा जिससे मेरी बहू मेरी हर बात मानने लगे। पहले आप मुझे अच्छे से बताइए, आपको अपनी बहू से आखिर परेशानी क्या है? बाबा वो मुझसे कभी प्यार से बात नहीं करती। मैं उसे एक बात सुनाती हूँ तो वो पलट कर 4 बातें सुनाती है। आप कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे मेरी बहू सारी बातें मानने लगे। बाबा सुप्रिया की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद सुप्रिया को एक काले रंग का ताबीज देते हुए कहते हैं, ये ताबीज तुम्हें अपने गले में पहनना है और जब तक मैं ना कहूँ तब तक इसे उतारना मत। तो क्या इस ताबीज की मदद से मेरी बहू मेरे वश में हो जाएगी? सिर्फ वश में ही नहीं, इस ताबीज के कारण तुम्हारी बहू तुम्हारे आगे पीछे भी घूमने लगेगी। लेकिन बस तुम्हें कुछ काम करने होंगे। कैसा काम बाबा जी? तुम्हें अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। उससे जो भी काम करवाना हो हमेशा प्यार से बात करनी होगी। धीरे धीरे वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। अरे ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहेंगे ठीक मैं वैसा ही करूंगी। तारा ये सब सुनकर चौंक जाती है। ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ भी हुआ था जब मैं उस बाबा से मिलने गई थी। बाबा जी, मैं अपनी सास से बहुत तंग आ चुकी हूँ। वो हर रोज़ किसी न किसी बहाने मुझसे लड़ती रहती हैं। आप प्लीज़ कुछ ऐसा करिए ना जिससे मेरी सास सुधर जाए और मुझे बेवजह टोकना बंद कर दे। तारा की ये बातें सुनकर पहले तो बाबा सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो तारा को भी काले रंग का ताबीज पकड़ाते हुए कहते हैं, ये लो बिटिया, इसे अपने गले में पहन लो और जब तक मैं तुम्हें इसे उतारने के लिए ना बोलूं तब तक इसे उतारना नहीं। इस ताबीज को पहनने से तुम्हारी सास तुमसे प्यार करने लगेगी और दिन रात तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। ये सुनकर तारा बेहद खुश हो जाती है। बाबा, इस ताबीज का असर कब तक होगा? अगर तुमने मेरी सारी बातें मानी तो इस ताबीज का असर तुम्हें 2 दिन बाद ही दिखने लगेगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सास को इज्जत देनी होगी, उनके साथ प्यार से बर्ताव करना होगा और अगर कोई भी काम भी करवाना हो तो प्यार से ही बात करनी होगी। फिर देखना वो कैसे तुम्हारे इशारों पर नाचती है। ठीक है बाबा जी, जैसा आपने कहा है मैं ठीक वैसे ही करूंगी। इसका मतलब उस बाबा ने हम दोनों को एक जैसे ताबीज देकर पागल बना दिया। जरूर कोई ढोंगी बाबा होगा। इतने में ही बाबा भी उनके घर पहुंच जाते हैं और मुस्कुराते हुए उनकी ओर आते हैं और उनसे उनके हालचाल पूछते हुए कहते हैं, ताबीज का असर हुआ या नहीं? बाबा जी, आपने हमें एक ही जैसा ताबीज देकर पागल बनाया है। ऐसा कैसा? ताबीज ने अपना काम तो पूरा ही किया है। आप दोनों को देखकर लगता तो नहीं कि अब भी आप लोगों के बीच कोई खटपट है। खटपट तो नहीं है बाबा जी। अब तो मेरी बहू मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, मेरी सेवा करती है। हाँ, वैसे अब तो मम्मी जी मुझे ताने भी नहीं देती और ना ही कहीं आने जाने में टोकती हैं। जानते हो ये सब कैसे संभव हुआ? कैसे बाबा जी? यह सब तुम दोनों के कारण ही संभव हुआ है। मैंने जो ताबीज दिया था वो सिर्फ एक धागा ही था। ये चमत्कार तो तुम दोनों ने अपनी जुबान पर संयम रखकर प्यार और संयम के साथ काम करके किया है। बिटिया, कुछ कमी तुम्हारे अंदर थी तो कुछ कमी तुम्हारे सास के अंदर थी। इसीलिए तुम दोनों को सुधारने और तुम्हारी गलती का एहसास कराने का यही एक रास्ता था। बाबा की ये सारी बातें सुनकर सुप्रिया और तारा एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। शायद आप सही कह रहे हैं बाबा। मैंने कभी अपनी बहू को समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने भी तो कभी आपकी उम्र और ओहदे का लिहाज नहीं किया और जो जब मन में आया बोलती चली गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना मम्मी जी। चलो फिर, अगर सब ठीक ही हो गया है तो बाबा जी अब आप भी वापस अर्जुन बन जाइए। वैभव की बात पर बाबा अपनी नकली दाढ़ी हटाते हैं तो उसे देखकर सास बहू हैरान रह जाती हैं। अरे अर्जुन भैया, आप? हाँ भाभी,
आप दोनों के रोज रोज वाले झगड़ों से परेशान होकर एक दिन मेरे इस दोस्त ने एक प्लान बनाया और मेरी मदद मांगी, तो मैं इनकार कैसे कर सकता था। और देखिए आज उसका नतीजा हम सबके सामने है। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। सास बहू का लिव इन रिलेशन। नेहा खुले विचारों वाली लड़की थी। अरे नेहा, क्या दिन में सोती है? ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा, वहां तो काम करना पड़ेगा। काम जितना काम होगा कर लूंगी माँ, पर अगर कोई ये कहे कि सारा आराम छोड़कर सिर्फ काम ही करना है तो ना भी ना, मुझे नहीं करनी शादी। अरे कैसी बात कर रही हो? अच्छा चलो जाकर नहा लो, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है। नेहा कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो सोचने लगती है कि ससुराल में वो कैसे मैनेज करेगी। क्या हुआ नेहा, परेशान लग रही हो? अरे यार, तू तो मुझे जानती है ना, मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा लोग मानेंगे। यार कहीं मेरी शादी ऐसे घर ना हो जाए जहां मेरी जिंदगी ही नरक हो जाए। अरे मैंने ना कल एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, उसमें भी कुछ ऐसी ही समस्या थी हीरोइन की। अच्छा, तो फिर क्या किया उसने? उसने तो अपने होने वाले पति से साफ साफ कह दिया कि वो पहले उसके घर कुछ दिन तक बिना शादी के रह कर देखेगी, और अगर ठीक लगा तो ठीक, वरना तेरे मेरे रास्ते अलग। अरे हाँ यार, ये तो बिल्कुल सही आइडिया दे रही है तू मुझे। चल मैं तो चली, थैंक्स यार, तूने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये बोलकर नेहा खुशी खुशी वहां से निकल जाती है, लेकिन पीछे से उसकी सहेली कहती है, अरे नेहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। हे भगवान, पूरी बात सुने बिना ही चली गई। अरे वो तो विदेशी फिल्म थी, वहां सब चलता है, लेकिन ये तो भारत है, सभ्यता और संस्कारों वाला देश, जहां शादी से पहले लड़की को ससुराल में नहीं रखा जाता। खैर, नेहा मस्त होकर घर आती है। नेहा, कल तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, और हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, आने दो आने दो, मैं तैयार हूं शादी के लिए। अगले दिन लड़के वाले आते हैं, जहां लड़का कहता है, मुझे अकेले में लड़की से कुछ पूछना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ नेहा, घर तो दिखा दो इन्हें। नेहा भी खुश हो जाती है कि उसे मौका मिल गया है लड़के से अपनी शर्त रखने का। देखो, मुझे ना शादी से बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसी लड़की आए, तालमेल बना पाए कि नहीं मेरे परिवार से। मैंने कई घरों में रोज का क्लेश होते देखा है। तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। मैं भी यही सोच रही थी कि भाई सास तो अच्छी होनी चाहिए, पति सपोर्ट करे ना करे, रहना तो पूरे दिन सास के साथ है। लेकिन मेरे पास ना इसके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा, कैसा आइडिया? क्यों ना शादी के पहले मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे घर आकर रह लूं, तुम लोग मुझे समझ लेना, मैं तुम लोगों को समझ लूंगी। ठीक लगा तो शादी, वरना टाटा बाय बाय। क्यों? लड़के को नेहा की बात में दम लगता है। वो घर के सभी लोगों के सामने नेहा की बात रखता है। अरे पागल हो गई है क्या? ये कैसी शर्त है? अरे शादी से पहले मैं क्यों तुझे किसी और के घर भेजूंगी रहने? अरे लड़की के ख्याल तो 20 साल आगे के हैं, इतनी भी खुले विचारों वाली लड़की नहीं चाहिए हमें। अरे माँ, क्या बुरा और गलत बोल रही है ये? रहना तो हम दोनों का है ना। कल को कोई परेशानी आई तो तुम सब तो ये बोलकर निकल जाओगे कि जिंदगी तुम लोगों को ही निभानी है, तुम लोगों को जो करना है करो। तब क्या करूंगा बताओ? सबके समझाने पर वो लोग मान जाते हैं। वाह, मैं 2-3 दिनों में पैकिंग कर लूंगी, तो आकर मुझे ले जाना। और नेहा पहुंच जाती है विशाल के घर। आओ आओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। इस घर में तुम एज अ गेस्ट रहो, लेकिन माँ तुम्हें बहू की तरह ही ट्रीट करेंगी, और तुम भी उन्हें सास की तरह ही रखना। बस फिर क्या था, शुरू हो जाता है लिव इन सास बहू का ड्रामा। अरे चाय तो बना दे बहू। जी सासू माँ, अभी लाई। नेहा चाय लेकर आती है कि बस चाय लेकर आई हो, इसके साथ पकोड़े भी ले आती। लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि आपको चाय के साथ पकोड़े भी चाहिए।
हाँ हाँ, अब तो पता चल गया ना। रात को खाना खाने के बाद नेहा किचन में खटर पटर कर रही होती है। क्या हो रहा है वहां नेहा? माँ जी, मैं ना रात को अदरक वाली चाय पीकर सोती हूँ, ये मेरी आदत है। अच्छा, तो जरा मेरे लिए भी बना देना। दोनों सास बहू रात को चाय पीती हैं। अगले दिन नेहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरी साड़ी निकाल कर बेड पर रख दे। नेहा सास के लिए साड़ी निकाल कर रख देती है। वो देखती है कि उसके आने के बाद से सास ने घर का कोई भी काम करना छोड़ दिया है। यार, मैं क्या करूं? ऐसा ससुराल तो मुझे नहीं चाहिए था जिसमें मैं ही सारा काम करूं। मैं तो ऐसा घर चाहती हूं जहां सास और बहू दोनों मिलकर किचन में काम करें। हे भगवान, रात को चाय पी ली, पेट में गैस बन गई, अब तो चला भी नहीं जा रहा है। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो, क्योंकि वो ठीक रहेगी तभी तो मैं ठीक रहूंगी। दोनों समझ जाती हैं कि वो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। अगले दिन नेहा, जरा चाय तो ले आना। नेहा चाय के साथ चिला भी बनाकर ले आती है। सास खा पीकर सो जाती है। अगली सुबह तेरी बुआ सास आ रही है, उसे मैंने तेरे बारे में बताया है। तभी वहां गंवार से एक महिला आ जाती है। चलो यहां से निकलो, कुछ नहीं है खाने के लिए, जाओ। ए नेहा, तमीज से बात करो, ये मेरी ननद यानी आशीष की बुआ है। हाय रे दैया, इतनी आकड़ वाली लड़की! अरे यही है ना जो शादी से पहले ही आकर बस गई है यहाँ पर। बस नहीं गई हूं, बसना है या नहीं ये डिसाइड करने आई थी, लेकिन इन लोगों के रिश्तेदार इतने गंवार हैं तो मैं तो ना कर रही इस घर में शादी। और भाभी, और क्या कमी थी हमारे आशीष में जो आपने ऐसी लड़की की शर्तों को मान लिया? अरे वो तो आशीष के कहने पर मैं झुक गई, वरना ऐसी लड़की को तो मैं घर में घुसने भी ना दूं। ए हेलो, ऐसी लड़की कैसी लड़की? हाँ, बिना समझे बुझे शादी कर लूं? अब तो समझ गई ना कि हम लोग गांव के हैं। भाभी को खाट पर सोना और रिश्तेदारों का गांव से आना जाना तो लगा ही रहना है इस घर में। हाँ हाँ, मैं तो किसी मॉडर्न घर में शादी करूंगी। ये बोलकर नेहा वहां से चली जाती है। अपने घर में आकर नेहा कहती है, ना माँ ना, लिव इन में रहकर देख लिया, ये गांव के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। खैर, नेहा की शादी एक मॉडर्न घर में हो जाती है जहां सास कहती हैं, हे नेहा, मैं टेनिस खेलने जा रही हूं, आओ तो जूस बनाकर रखना, और हाँ, वॉलनट्स और ओट्स भी बना लेना। जी माँ। माँ मॉम बोलो डार्लिंग, माँ इज ओल्ड फैशन। बेचारी नेहा सर पर हाथ रख लेती है। हे भगवान, ये सास तो सास ही होती है, गांव की हो या शहर की। बाईस मार्च से 1 वीक के लिए इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं लैंड करेगी। क्या? तुझे कैसे पता? हेलो ऐप से देख, ये है हेलो ऐप। जैसे ही आप हेलो ऐप डाउनलोड करते हो, उस पर सर्च बार में हेलो ट्रेंड्स मिलेंगे, जिसमें सभी ट्रेंडिंग न्यूज, वीडियोस, आर्टिकल्स मिलेंगे। उससे आप डे टू डे इंफॉर्मेशन से अपडेट रह सकते हो। ये तो बहुत अच्छा ऐप है, मैं अभी डाउनलोड करके खुद को अपडेट करती हूँ। सुगंधा और उसकी सास कांता के बीच एक अजीब सी जंग रहती थी। ये जंग थी किचन में कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा और घर के सदस्यों के दिल जीतेगा। और उनकी इस जंग में हमेशा कुर्बान होते थे उनके दोनों पति। कैसे? आइए देखते हैं इस किचन पॉलिटिक्स की कहानी में। एक दिन किचन में, माँ जी, आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्जी। इस खाने से घर वालों के पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और मैं बना रही हूँ तड़के वाली छाछ।
जिसे पीते ही गैस की समस्या कभी नहीं होगी। दोनों अपने अपने खाने को लेकर टेबल पर पहुंच जाती हैं। तभी सुगंधा के ससुर उसकी बनाई सब्जी की तारीफ कर देते हैं। अरे वाह, मेथी की सब्जी भी बनी है, बड़ी ही स्वादिष्ट है। वाह बहू वाह। अरे बहू, लेकिन इसमें इतनी सारी मेथी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? देखिए माँ जी, ये तो वो मेथी है जो आप रात में भिगोकर सुबह उसका पानी पीती हैं, और जो मेथी फेंक देती हैं उसी से मैंने ये सब्जी बनाई है। अरे वाह बहू, तुमने तो बड़ा ही समझदारी का काम किया। बस अब क्या था, कांता जी का तो मानो ये सुनकर खून ही सूख गया। वो फैसला कर लेती है कि किसी भी तरह वो अपने खाने की तारीफ लेकर ही रहेगी और सुगंधा को किचन में उसकी कमियां गिनाएगी। कांता फ्रिज खोलकर देख रही होती है और फिर सुगंधा से कहती है, अरे बहू, ये क्या, पूरा फ्रिज गंदा पड़ा है। तभी वहां सुगंधा का पति आ जाता है। वो सुगंधा को डांट कर कहता है, सुगंधा, तुम्हें कितनी बार कह रखा है कि वायरस फैल रहा है, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन तुम किचन में इतनी गंदगी रखोगी तो कैसे चलेगा। सुगंधा सास की तरफ देखती है जहां वो मुस्कुरा रही होती है। सुगंधा समझ जाती है कि सास ने उससे बदला लेने के लिए ये सब किया है। दोनों रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखती हैं और ना ही एक दूसरे से बातें करती हैं। रात को खाने की टेबल पर एक एक कर दोनों कई तरह के अलग अलग व्यंजन टेबल पर लगा देती हैं और अपने अपने पति के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। अरे खाइए जी खाइए, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। प्लेट में वो खाना डालती हैं। सुगंधा भी दोनों की प्लेट में खाना डालते हुए कहती है, बड़ी ही मेहनत लगी है इस खाने को बनाने में। हाँ, दोनों को ना चाहते हुए भी सारा खाना खाना पड़ता है। कहीं दही तो कहीं मलाई तो कहीं मसाला, और इन सब के बाद दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपने कमरे में सोने जाते हैं। लेकिन अगली सुबह सुगंधा का पति चिल्ला रहा होता है, हाय रे, हाय मेरा तो पेट खराब हो गया, हाय माँ बहुत दर्द हो रहा है। तो वहीं कांता के कमरे से भी कुछ ऐसी ही आवाज आने लगती है। हे भगवान, इस सास बहू की लड़ाई हमारी जान लेकर रहेगी। जाओ कोई डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आते हैं। दोनों को देखकर कांता और सुगंधा से कहती हैं, देखिए, आप दोनों इन्हें खाने में हल्का ही दीजिएगा। हो सके तो रात का खाना जल्दी खाया करे और वॉक किया करे। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और खाना बनाने में लग जाती हैं। रात में खाने के टेबल पर दोनों एक बार फिर से खाना लगाने लगती है। पापा जी, मैंने ये पतली मूंग की दाल की खिचड़ी के साथ ये पापड़ और पुदीने की चटनी भी बनाई है। अरे बहू, अभी अभी बेचारे पेट की बीमारी से गुजरे हैं, इतना भारी खाना तो डॉक्टर ने भी मना किया है ना। देखिए, मैंने आप दोनों के लिए सूप बनाया है। और दोनों उन लोगों की प्लेट में खाना डालने लगती हैं। तभी दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं, बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। बस करो, हमें माफ करो, हमें नहीं खाना इस घर में, ना खिचड़ी और ना ही सूप। हम इंसान हैं, एक वक्त में एक ही खाना खा सकते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कहानी का अंत। आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। नहीं जनाब, अगर सास बहू के बीच सब ठीक हो जाए तो आप ये सीरीज देखे ही क्यों? तो मजा लीजिए इस चैनल में सास बहू से जुड़ी कहानियों का, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जिसकी मिठास उसकी खटास में हमेशा ज्यादा ही रहती है। सास, माँ, बहू और बेटी। नहीं नहीं, ये कहानी इन सारे के सारे रिश्तों की नहीं, बल्कि दो रिश्तों में ही सभी रिश्तों के होने की है। अरे बहू, मेरे और तेरे ससुर जी की रोटी मत बनाना, मैं बना लूंगी, दिन तक ठंडी हो जाती है। बहू जो कि एक वर्किंग लेडी थी। नहीं नहीं माँ जी, मैं अच्छे से कपड़े में लपेट देती हूँ ना,
आप क्यों मेहनत करेंगी? माइक्रोवेव में गर्म कर लेना। अरे नहीं बहू, मेहनत मत कर, वैसे भी ऑफिस में कम मेहनत होती है क्या, जा रहने दे। लेकिन बहू मानती नहीं। वो सास ससुर की रोटी बनाकर ही जाती है। दोपहर में खाने के वक्त ससुर जी कहते हैं, अरे बहू को रोटी बनाने के लिए क्यों मना कर दिया, क्या हो गया? ठंडा ही तो खाते आए हम लोग हमेशा से। अरे वो क्या है ना, सुबह ऑफिस जाती है, घर का सारा काम करने में वक्त लग जाता है। अरे थकती है वो अलग, तो मैंने सोचा बहाने से ही थोड़ा कम काम करवाऊं। ससुर मुस्कुरा रहे होते हैं। ये तो अच्छा है, बहू को समझना जरूरी है। वक्त बीत रहा था। घर में सब खुश थे कि एक दिन, माँ जी आप शाम को थोड़ा टहलने निकला करें, घर पर रह रहकर हड्डियां जाम होती है। पापा को भी ले जाया करिए, मैं वक्त पर तो आ जाती हूँ। बहू ठीक 5 बजे ऑफिस से घर आ जाती है। फिर चाय नाश्ता बनाकर सास ससुर के साथ बैठती, उन लोगों को सारा दिन का हाल बताती। रात को पति घर आता है। क्या बात है बेटा, ऑफिस से आकर कभी हम लोगों के साथ भी बैठा कर। अरे माँ, दिन रात काम करके मन ही नहीं करता। अगले दिन की फिर तैयारी होती है, आप और पापा ही कमरे में आ जाओ। इससे अच्छी तो बहू है, कितना भी थकी रहे, घर आकर हम लोगों के लिए चाय नाश्ता बनाना, फिर बातें करना। बहू ना होती तो हम बुढ़ा बुढ़िया तो बैठे ही रह जाते। सास और ससुर अब बहू के कहने पर शाम की सैर पर निकलने लगते हैं। सास की कई सहेलियां बनती है तो ससुर को भी कुछ बुजुर्ग लोगों का ग्रुप मिल जाता है। कैसा रहा सहेलियों के साथ शाम का वक्त? हम लोगों ने तो भाई खूब योगा किया। अरे हम लोगों को गप्पों से फुर्सत ही नहीं होती। वैसे मिसेस मल्होत्रा आज बहू के बारे में कुछ बोल रही थी। तभी वहां ऑफिस से बहू आ जाती है जो जींस और टॉप में होती है। क्या बात है माँ, क्या कह रही थी आपकी सहेली आपकी बहू के लिए? सास इस बार बहू को कुछ अलग तरीके से देखती है और उल्टा सवाल ही दाग देती है। क्या कह रही थी वो हटा, ये बता, तेरे ऑफिस में तो मर्द भी काम करते होंगे ना? बहू जो अब तक मजाक कर रही थी वो सीरियस हो जाती है। मर्द होंगे नहीं माँ जी, मर्द ही ज्यादा हैं। हम 5 ही लड़कियां हैं ऑफिस में। अरे तो अच्छा लगता है क्या ऐसे कपड़े पहनती हो? कल से तुम ना साड़ी पहनकर ऑफिस जाना, और हाँ, शाम का नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाया करो। नाश्ता बनाकर बाद में ही ऑफिस के कपड़े चेंज करने जाना। बहू को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सीधे किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाती है और सास ससुर को दे देती है। अगले रोज बहू ऑफिस के लिए तैयार होती है तो खूब सुंदर सी साड़ी पहनती है और ऑफिस के लिए निकलने से पहले सास और ससुर के पैर छूती है और निकल जाती है। क्या बात है, आज मेधा के ऑफिस में लग रहा है कोई फंक्शन है। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो बताया नहीं, वैसे तो सारी बात करती रहती है। अरे देखा नहीं कैसे साड़ी पहनकर जा रही थी? अरे वो तो मैंने ही बोला है उसे। अरे अच्छा लगता है क्या रोज रोज ऐसे सूट या जींस में जाना? बहू हो, बहू बनकर रहो। और आप भी ना मेधा मेधा मत किया करिए, बहू बोला करिए, सर पर चढ़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। सास अब बहू को बहू जैसा रखने लगती है। हर बात पर रोका टोकी, हर बात पर ताने। क्या बात है, आजकल लेट आ रही हो ऑफिस से? अरे चाय के लिए भी देर हो जाती है, हम लोग फिर पार्क में भी देर से पहुंचते हैं। सभी की बहुएं वक्त से चाय नाश्ता करा देती है अपने सास ससुर को, बस एक तू ही है जो उस वक्त ऑफिस से निकलती है। माँ जी, वो एक रास्ता पुलिस वालों ने न जाने क्यों बंद कर रखा है, जिसके कारण ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। मैं कोशिश करूंगी कल वक्त से पहले निकल जाऊं। ससुर देख रहे होते हैं कि बहू अब परेशान सी रहने लगी है। एक रोज, मेधा, बेटी मेधा। जी पिताजी। बेटा देख जरा कौन सी टी शर्ट अच्छी लग रही है। वो क्या है ना, शाम को सब बदल बदल कर टी शर्ट पहनते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि आज कुछ अच्छा सा पहन कर जाऊं। हाँ पिताजी, ये सही है। ये लाल वाली ना बहुत जचेगी आप पर। मेरे पापा पर भी डार्क रंग बहुत जचता है। क्या चल रहा है? अरे ससुर के सामने घूंघट तो छोड़ो, ऊपर से रंग बताया जा रहा है टी शर्ट का। अरे बहू, कोई संस्कार दिए नहीं है क्या तेरी माँ ने? बहू इस बार बहुत निराश हो जाती है।
वो वहां से तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। अब बहू घर का सारा काम करती, ऑफिस जाती, लेकिन साड़ी और सर पर पल्ला लेकर। एक बार पड़ोसन उनके घर आती है। वाह सुमित्रा बहन, बहू का तो रूप ही बदल दिया। ठीक किया, बहू बहू जैसी ही अच्छी लगती है। अच्छा चलती हूँ मैं। पड़ोसन के जाने के बाद सास बड़ी अकड़ के साथ कहती है, देखा मेरा कमाल, कैसे मैंने मेधा बहू को कंट्रोल में कर लिया। अब बारी ससुर के बोलने की थी। हाँ सुमित्रा, बिल्कुल ये काम तो किया है तुमने, लेकिन कभी सोचा क्या खो दिया? क्या खो दिया? मैंने तो कुछ नहीं खोया जी। खोया है। पहले बहू जब ऑफिस जाती तुम्हारे पैर छूकर तुम्हें गले लगाती, लेकिन अब सिर्फ पैर छूती है। हाँ जी, ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं। पहले घंटों हम लोगों से बात करती, कमरे में ना जाती, ऑफिस से आते ही खुद की चाय, खाना, नाश्ता सब हम लोगों के साथ करती, सारी बात बताती। लेकिन क्या तुम्हें पता है, बहू की तबीयत खराब चल रही है, वो माँ बनने वाली है। ये बात मुझे बेटे ने बताई कि तुम्हें बता दूं। अब सास की आंख में आंसू थे। वो समझ गई थी कि लोगों के कहने में आकर उसने क्या खो दिया। शाम को बहू घर आती है तो माँ किचन में पकोड़े तल रही होती है। अरे माँ जी, आप रहने दीजिए ना, मैं आ तो रही थी। अरे नहीं, जा तू चेंज कर ले, मैं नाश्ता और चाय टेबल पर ही लगा रही हूँ मेधा। सास के मुंह से अपना नाम सुनकर बहू को बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, कोई गलती हो गई है क्या? मेरे होते हुए आप काम करें, ये ठीक नहीं है। संस्कारी और समझदार बहू सास को माँ समझती है, लेकिन सास की बेवकूफ़ी उसे सास ही बनाकर रखती है। बहू, मुझे भी थोड़े संस्कार और समझदार बनने का मौका दे, जिससे मैं भी बहू नहीं बेटी को देखूं तुझ में। और हाँ, मेरा होने वाला पोता क्या कहेगा कि दादी ने तो मेरी माँ को बहुत परेशान किया। बहू सास को गले लगा लेती है। नहीं माँ जी, वो कहेगा कि माँ को तो दादी ने बेटी बनाकर रखा है।